नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में। आज मैं आप सबके समक्ष क्रिया जो एक विकारी शब्द है, हम बाकी 3 विकारी शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इसको हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे 3 और पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये चौथा क्रिया विकास है। हमारे 4 विकारी शब्द थे, ये विकारी शब्द हमारे 4 थे। अब हम 4 में से ये लास्ट है, आखिर वाला है, जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन के अनुसार आपका परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो हम आज पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है। ये बहुत ही शाब्दिक परिभाषा है और प्रश्न पूछे भी जाते हैं। क्रिया की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो अब हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि क्रिया को हम कैसे पहचानें वाक्यों में से। जैसे राम किताब पढ़ता है, सोहन खेत में पानी लगा रहा है, सीता गाना गा रही है, वह सुंदर लेख लिख रहा है। देखिए, अब अगर हम राम किताब मान लो इतना ही वाक्य हम लें तो क्या इसमें कोई अर्थ निकलेगा? राम किताब नहीं। जब तक इसमें पढ़ता है, जब तक इसको नहीं बताएंगे पढ़ने को, तब तक हमारे ये वाक्य सार्थक नहीं होगा। जब हमें वाक्य को सार्थक पूर्ण बनाना है तो हमें क्रिया को लगाना ही पड़ेगा। तो राम किताब क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो ये पढ़ना जो है वो हमारी क्रिया है। सोहन खेत में पानी, अब अगर हम मान लीजिए सोहन खेत में पानी अगर हमसे कोई कह दे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या कर रहा है वो, पानी से मतलब उस खेत में जाके क्या कर रहा है। तो पानी लगा रहा है, लगाने का काम, यानी पानी इसमें लगाया जाता है, दे रहा है पानी जो पाइप से, टुल्लू से। तो इससे हमारा वाक्य सार्थक हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि वो क्या कह रहा है। सीता गाना, अगर हम सिर्फ गाना भर कर दें, जैसे कि सीता गाना, और आगे गा ना लिखें, तो क्या हमें स्पष्ट हो रहा है कि गाना क्या है? सीता गाना सुन भी सकती है, गा भी सकती है। तो इस वाक्य में स्पष्ट हो रहा है जो गाना है, अगर गा हमारी ये क्या है? क्रिया है, इसमें ये काम कर रहा है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा जो सीता है, इसमें ये करता है। अब गाना, ये हमारा कर्ता जो है, गाना, इसमें हमारा प्रभाव पड़ रहा है इसके गाने के ऊपर। तो हमने देखा कि इसमें कर्म हमारा गाना हो गया, गा रही एक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है वह सुंदर लेख लिख रही है। अगर वह सुंदर लेख भरे होते हैं तो स्पष्ट नहीं होगा। हम वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को सार्थक करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए हमें क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। देखते हैं, उपयुक्त वाक्यों में काम का होना अवश्य पाया गया। सारे वाक्यों में कार्य का होना पाया गया, इसलिए ये सभी वाक्य में जो क्रिया है स्पष्ट, मैंने इसको कलर से कर दिया गया है, ग्रीन कलर कर दिया मैंने इसमें। अब हम देखते हैं क्रिया की प्रमुख 2 विशेषताएं हैं। क्या क्रिया को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसको मैंने अपने शब्दों में दे दिया। जैसे कार्य का होना, वर्षा हो रही है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये कार्य कर रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक को पढ़ना, ये जो पुस्तक है इसको रमेश पढ़ रहा है, यानी इसमें कर्म भी है। कार्य होना, इसमें ये कार्य सिर्फ वर्षा हो रही है, पता चल रहा है कि वर्षा हो रही है। अब कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, ये स्पष्ट नहीं, वर्षा हो रही है तो कार्य हो रहा है ये, इसलिए ये भी क्रिया है। जैसे सीता गाती है, गाना गाती है कि उसमें गाने के कई प्रकार के राग होते हैं, कौन सा गाना गाती है ये हमें क्लियर नहीं है, केवल ये पता है सीता गाती है। अब क्या गाती है ये पता नहीं। धातु, जब क्रिया होती है, क्रिया की आवश्यकता, हम क्रिया को पूरा कैसे होती है? धातु, यानी शब्दों के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे लिखना, लिख, पढ़, खेल, रो, सो, ये सब मैंने जो लिखी हैं ये सब धातुएं हैं। आप देखिए, बिना धातु की क्रिया पूरी, अगर हम धातु लगाएंगे नहीं तो हमारा वाक्य पूरा होता नहीं है। अब जैसे धातु में हमें क्या लगाना पड़ता है? ना। अगर ना लगाएं तो ये भी पूरा नहीं हुआ, धातु पूरी नहीं होती। जैसे
धातु के साथ ना जोड़ने पर ही क्रिया का सामान्य रूप प्रकट होता है, यानी बनता है, सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख धन ना, पढ़ धन ना, हंस धन ना, रो धन ना, यानी लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना। अगर ये हमारी जो इतनी ये जैसे लिख धातु है, पढ़ धातु है, हंस धातु है और रो धातु है, ये सब हमारी धातु हैं। और इसमें हमने क्या लगाया है, ये ना प्रत्यय लगा दी इसमें है, ठीक है। तो अगर ना लगाएंगे तो हमारी धातु पूरी नहीं होगी, इसलिए धातु के साथ ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप प्रकट होता है। तो हम बहुत ही आसानी तरीके से कि वाक्य को सार्थक रूप में लाने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए हमें क्रिया की आवश्यकता होती, बिना क्रिया के हमारे वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया हमारी लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार इसका अर्थ भी बदल जाता है। अब हम देखेंगे क्रिया की क्या क्या इसमें और चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। कर्ता क्या होता है, इसमें हम देख लेते हैं। जो काम करने वाला कर्ता कहलाता है, ठीक है। काम करने वाला हमारा जो है वो कर्ता कहलाता है। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव। ये हमारा इंग्लिश में इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे गाय ने घास खाई, तो गाय क्या है हमारा, ये कर्ता है ना। घास खाई, खाई क्या हो गई हमारी, ये क्रिया हो गई। और क्रिया का प्रभाव पड़ा किस पे, प्रभाव पड़ रहा है हमारा घास पर, ये हमारा हुआ कर्म। देखो हमने इसमें ऊपर स्पष्ट किया है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है और जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो हमने देखा गाय ने घास खाई, तो गाय क्या हमारा, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये कर्ता है। और घास क्या है हमारी, ये हमारा कर्म है। खाना क्या है, क्रिया है। खाएगा क्या, घास, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, घास के ऊपर, तो ये हमारा कर्म हुआ। धोबी ने कपड़े धुले, धोबी क्या हमारा, ये कर्ता है। और कपड़े क्या है हमारे, ये पहले धुलना क्या हुआ हमारे, ये क्रिया हुई। धुलना क्या है, ये क्रिया है। और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर, यानी कपड़ों पर, ये हमारा कर्म हुआ। तो हम वाक्यों में अगर हमसे कहा जाए कि इसमें से कर्म, क्रिया, कर्ता छांटिए, तो बड़े आराम से हम छांट सकते हैं। अगर हमने गाय लिखा है, गाय क्या हम लिख दिए, काली। अगर हमने काली लिख दिया है तो गाय की विशेषता, इसी में हमने ये विशेषता स्पष्ट कर दी, इसकी विशेषण हो गया, ये इसकी विशेषता हुई, यानी ये गाय में जो काली है इसकी विशेषता बता रहे हैं, ये विशेषण हो गया। तो हम एक वाक्य में कई चीज़ें स्पष्ट करने से पद परिचय होता है। तो हमने एक छोटी सी उदाहरण के द्वारा ये बताना चाहा है कि कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण सब हमें एक वाक्य से निकाल सकते हैं। जैसे रमेश ने खीर बनाई, रमेश क्या है, ये हमारा कर्ता है। खीर क्या है हमारी, बनाना क्या हुआ, ये हमारा क्रिया हो गई। और क्रिया का प्रभाव पड़ा खीर पे, क्या बनाया उसने, खीर बनाई, तो ये हमारा कर्म हो गया। राम बाजार से सब्जी लाया, ठीक है। राम बाजार से सब्जी लाया, सब्जी लाया, ये लाना क्या हुआ, ये हमारा क्रिया हुआ, ये हमारा क्रिया हुआ। और बाजार से सब्जी क्या लाया, सब्जी है, ये हमारा, ये इस पे कर्म होगा इसमें, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारे कर्ता, कर्म और ये सब हमारे क्रिया में आ जाते हैं। क्रिया के एक भाग है, क्रिया का एक पार्ट है ये। इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारी चीज़ें हिंदी में नहीं समझ में आती हैं, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद, क्रिया के पार्ट्स कितने हैं, इसके कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है। कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म यानी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम देख लेते हैं जो इसके दो हैं, दो के दो भाग हो गए हैं, यानी कर्म क्या, इसे बहुत छोटे शॉर्ट में समझ लेते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म के, जिसमें कोई काम ना किया गया हो, जिसके साथ कर्म ना लगे, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे सोना हंस रहा है, एक हमने पिछले सेंटेंस देखा था, सोना हंस रहा है। एक और वाक्य देखते हैं, वर्षा हो रही है। ठीक है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें ये अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। जहाँ पे कर्म ना लगा हो, कर्म मैंने आपको स्पष्ट किया है। जैसे कि गाय ने घास खाई, खाना हुआ, क्या खाई, घास। प्रभाव किस पर पड़ा है, कर्म पर। तो इसमें हमारे पास कर्म है। और यहाँ पे क्या है, हम देखिए बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि सोना हंस रहा है, इसमें सिर्फ हंसना यानी हंसने का काम चल रहा है। क्यों हंस रहा है, क्या नहीं है, इसमें कोई स्पष्ट नहीं है। तो इसमें हमारा कर्म नहीं है, कर्म के अभाव के कारण ये अकर्मक क्रिया है। वह खड़ा है, रीता बैठी है। अब किस पे बैठी, मेज पे बैठी है, कुर्सी पे बैठी है, धरती पे बैठी है। तो हमारा इसमें कर्म का भाव है। किस चीज़ का भाव है, कर्म का भाव। जहाँ कर्म का अभाव होगा वो हमारा अकर्मक क्रिया होगा। बहुत ही स्पष्ट कर दिया है। अब सकर्मक बहुत ही आसान है, जहाँ कर्म के साथ क्रिया लगी होगी वो हमारा सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, और अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के साथ। बहुत ही आसान से समझ में आ जाएगा ये। वे क्रियाएं जिनके कर्म लगे हैं तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, मीता गाना गा रही है, माँ ने पत्र लिखा। तो राम ने क्या खाया, खाना। ये हमारा जो खाना हुआ वो हमारा क्या है, कर्म है। और खाना जो है हमारी है वो क्रिया है, और राम जो है हमारा वो कर्ता है। तो बहुत ही स्पष्ट मैंने समझा दिया। मीता गाना गा रही है, मीता हमारा क्या है, ये हमारी कर्ता है, और गाना जो है इसका ये कर्म है, और गा रही है वो हमारी क्रिया है। तो हमने स्पष्ट देख लिया कि ये कर्ता और क्रिया और कर्म जहाँ पे इनका सामंजस्य बना रहता है वो हमारा सकर्मक क्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हम आराम से इसको पहचान सकते हैं। माँ ने पत्र लिखा, लिखने का काम हुआ, माँ हमारी कर्ता हो गई, और पत्र जो हमारा है वो हमारा कर्म हो गया। तो हमने देखा क्रिया के दोनों भेद हमने बहुत अच्छी तरीके से समझे, और बिना किसी हमें लगता है कोई इसमें और दिक्कत नहीं है। यदि कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिख दीजिएगा। इसमें एक चीज़ छोटी और समझा देती हूँ कि और भी अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे क्रिया के साथ क्या, किस और किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए कि क्या कर रहे हो, किसने किया, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो ये हमारा सकर्मक क्रिया होती है। यदि उचित उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया होती है। ये सकर्मक अकर्मक को पहचानने की छोटी सी ट्रिक है। आपको बहुत ही छोटी सी ट्रिक इसलिए समझा रही हूँ, ये ट्रिक है ऐसी, ये ट्रिक है जैसे हमें किसी चीज़ का, जैसे वह खड़ा है, वह खड़ा है, ठीक है। अब हमें इसमें खड़ा है पर इसमें हमें समझ नहीं आ रहा ना कि कौन है, कहाँ खड़ा है, किस बात का, इसमें हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, उत्तर का अभाव है, ठीक है। जहाँ पर उत्तर का अभाव में होगा तो हमारा वो क्या होगा, अकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। और जहाँ पर हमारा उत्तर मिल जाए, यदि उचित उत्तर मिल गया, जैसे वह सोफे पर बैठा है, यानी वो कहाँ बैठा है, सोफे पर, तो हमारे ये सकर्मक क्रिया होगी, हमें उचित उत्तर मिल चुका है। तो ये अकर्मक और सकर्मक में कभी अंतर आए तो आप इस तरह से इसको स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और बहुत ही अच्छे से मैंने इसे कोशिश की आपको बताने की। यदि अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। जय माता दी, सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।